Мне кажется, надо обращаться к специализированным компаниям поиска персонала уровня катовийца и давать это задание, чтобы они, сказали, надо переводить, и они получают деньги после найденного бракера, и дать ему условия, что он может नंबर आप लोगों में से बहुत से लोगों को मिला होगा और ये रिफ्यूज़ल जब आता है तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि आगे जो है क्या हमें स्टेप्स लेना चाहिए। जो आपको 10 नंबर रिफ्यूज़ल आता है उसके बाद आप लोग ये सोचने लगते हैं कि री अपील करें या ना करें। री अपील करने के बाद क्या उसका डिसीजन जो है पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा। बहुत से लोगों को ये डाउट होता है कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद जब आप वीज़ा जब एप्लीकेशन के लिए, मतलब कि जब आपकी जब डेट आती है अपॉइंटमेंट की, उसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने जाते हैं, उसके बाद आपका जब डिसीजन आता है, मतलब कि डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद जब आपका डिसीजन आता है तो उसमें कभी कभी किसी किसी को 10 नंबर का रिफ्यूज़ल आ जाता है। तो ये रिफ्यूज़ल आता क्यों है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको 10 नंबर रिफ्यूज़ल जो है वो मिलता क्यों है, किस वजह से आपको मिलता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। तो फ्रेंड्स, जो आपको 10 नंबर रिफ्यूज़ल आता है एम्बेसी की तरफ से, जो आपको आता है उसके बाद आपको री अपील करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट किया है कि मैम मेरा जो है 10 नंबर रिफ्यूज़ल आया। अभी 2 दिन पहले भी मुझे ये कमेंट आया है कि मैम मेरा 10 नंबर रिफ्यूज़ल आया है, उसके बाद हमें क्या स्टेप्स लेना चाहिए। तो उनको मैंने सजेस्ट कर दिया है कि उनको क्या एक्शन लेना चाहिए। आफ्टर दैट उसके बाद देखते हैं कि क्या डिसीजन आता है। लेकिन फर्स्ट स्टेप जो है आपका, जब आपका रिफ्यूज़ल आता है, जो फर्स्ट स्टेप आपको लेना चाहिए वो मैंने उनको गाइड कर दिया है। और आपको भी मैंने पहले की वीडियो में आपको सजेस्ट किया था कि जब आपका 10 नंबर रिफ्यूज़ल आता है तो उसके बाद आपको क्या स्टेप्स लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा बात करेंगे कि रिफ्यूज़ल आने का रीज़न क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि ये 10 नंबर रिफ्यूज़ल आपको क्यों दिया गया है, क्या रीज़न है। आपसे कोई दुश्मनी नहीं है किसी को, ना तो एम्बेसी वाले को है, ना तो किसी कंपनी की तरफ से है, ना तो बैंक की तरफ से है। तो यहाँ पर रिफ्यूज़ल जो आपको आता है, रिफ्यूज़ल का रीज़न होता है जो कि आपकी तरफ से ही होता है ये रिफ्यूज़ल। और आप जो गलतियां करते हैं, ये डिसीजन जो एम्बेसी लेती है वो आपकी तरफ से ही लेती है। मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको रिफ्यूज़ल दिया गया। तो अब बात करते हैं कि रिफ्यूज़ल का जो फैक्टर्स होता है, जो जो फैक्टर्स होते हैं, मतलब कि जिसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि इस वजह से आपको रिफ्यूज़ल दिया जा सकता है। पहला फैक्टर ये है कि आपकी जो कंपनी है पोलैंड में, वो एफिलिएटेड है या नहीं, मतलब उस कंपनी की ग्रोथ अच्छी है या नहीं। वो कंपनी आपकी जो जहां पर आपने अप्लाई किया है वहां पर वो जो कंपनी है वो टैक्स पे करती है या नहीं, उस कंपनी की ग्रोथ अच्छी है या नहीं। ये सब चीजें जो फैक्टर्स मायने रखती हैं। तो ये फर्स्ट फैक्टर हो गया आपका कंपनी के बारे में, जो कि कंपनी की ग्रोथ और टैक्स से रिलेटेड है। सेकंड फैक्टर आपका हो सकता है बैंक स्टेटमेंट। मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया है कि जो भी आपका बैंक स्टेटमेंट आपको मेंटेन करके रखना है। आपको चेकलिस्ट में दिया गया है कि 3 मंथ्स का जो बैंक स्टेटमेंट है आपको वही लगाना है, उसके ऊपर से आपको कोई भी डिपॉजिट नहीं करना है। ये आपका सेकंड फैक्टर हो सकता है आपको रिफ्यूजल का। थर्ड फैक्टर आप देखा जाए तो सिर्फ कंपनी या बैंक स्टेटमेंट नहीं, थर्ड फैक्टर आपका हो सकता है वर्क परमिट। वर्क परमिट में भी आपको चेक करना होगा कि जहां पर आपने अप्लाई किया है, जो भी आपको जॉब मिली है वो जॉब डिमांडेड में है या नहीं, वो जॉब आपके शॉर्ट लिस्ट में आ रही है या नहीं। मतलब कि अगर आप डिमांडेड जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका डिसीजन जो होता है ना बहुत जल्दी आता है। अगर वो जॉब डिमांडेड जॉब में नहीं है तो हो सकता है कि वो आपको, मतलब आपकी जो वर्क परमिट पे जो जॉब दी गई है उसको वो रिजेक्ट कर दे, जो कि रिफ्यूजल के कैटेगरी में ही वो आता है। तो ये बहुत सारे, ये जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, कुछ फैक्टर्स जो बताए, ये सारे फैक्टर्स जो हैं एम्बेसी उसमें से देखती है, तभी वो आपको रिफ्यूजल या रिजेक्शन का कारण बनती है। बैंक स्टेटमेंट को देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने बैंक में 10 लाख रुपए आपने जमा कर दिए, आपने दिखा दिए कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं या 20 लाख रुपए हैं तो इससे आपको वीजा मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। पोलैंड की गवर्नमेंट जो है बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करती है। जो भी उनके रूल्स है, हर एक रूल्स को स्टेप बाय स्टेप वो लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि मैंने लाइव देखा है वहां पर, इसलिए।
तो आपको सिर्फ उनके रूल्स को फॉलो करना है। उनके रूल्स पे अगर आप चलेंगे तो आप बहुत जल्दी पोलैंड पहुंच जाएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको पोलैंड पहुंचने से कोई रोक सकता है। बाहर की जो कंट्री है, फॉरेन कंट्रीज जो हैं अपने रूल्स को बहुत मेंटेन करके रखती हैं। इंडिया की तरह नहीं कि जो आपका जुगाड़ चलता है, वहां कुछ भी ऐसा नहीं चलता है, सिर्फ वहां रूल्स को फॉलो किया जाता है। तो इस बात को आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, उनको फॉलो करना है। तो आई होप आपको रिफ्यूजल का जो रीजन है, रिजेक्शन का जो रीजन है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से रीजंस होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपको रिफ्यूजल या रिजेक्शन, आपको 10 नंबर रिफ्यूजल जिसको बोलते हैं, वो आपको आता ही आता है। तो ये फैक्टर्स अब जानने के बाद अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। अगर आपको रिफ्यूजल आता है तो कम से कम आपको 1 से 2 बार आपको री अपील करना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को ये बताया है कि अगर आपको रिफ्यूजल आता है तो आप आपके पास रिफ्यूजल का रीजन भी आता है, तो उस रीजन का आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंस दे करके एक लेटर बना करके आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंस उसमें देना है और उसके बाद री अपील करना है। री अपील करने के बाद आपको 14 डेज का वेट करना है, जिसके बाद आपको एक डिसीजन आता है, या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव आता है तो आप एक बार फिर से री अपील कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो एक बार फिर से आप री अपील उसको कर सकते हैं। तो जब आप री अपील करते हैं तो ये कभी कभी क्या होता है, सक्सेस हो जाता है उस केस में जब जो लोग स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं उनके केस में ये कभी कभी सक्सेस हो जाता है, क्योंकि उनको अगर जरूरत होती है, क्योंकि स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड जो होती है सबसे ज्यादा होती है। और जो लोग अनस्किल्ड कैटेगरी में आते हैं, अगर वो री अपील करते हैं तो अगर उनको जरूरत है अनस्किल्ड प्रोफेशनल्स की तो उनके केस में भी ये पॉजिटिव रिजल्ट आता है। बट अगर उनको इन कैटेगरी के लोगों की जरूरत नहीं है, इन अनस्किल्ड कैटेगरी के लोगों की अगर जरूरत नहीं है और आप री अपील करते हैं तो उसका जो डिसीजन आता है कभी कभी नेगेटिव भी आ जाता है। तो दोनों केसेस में चांसेस है भी और नहीं भी, बट आपको 1 से 2 बार आपको री अपील जरूर करना चाहिए, उसके बाद आपको डिसीजन का वेट करना चाहिए। तो इस बात का हमेशा आप ध्यान रखिए कि जब भी रिफ्यूजल आता है आपको रिफ्यूजल का रीजन भी दिया जाता है कि किस वजह से आपको रिफ्यूजल दिया गया है। इंटरव्यू के टाइम पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बैंक में जाकर डिपॉजिट करवा देते हैं कि इसमें मेरे बैंक में, मेरे अकाउंट में ज्यादा पैसा हो जाएगा तो मेरा वीजा का रिजेक्शन नहीं आएगा। बार बार मैं वही बात कह रही हूँ कि वीजा का रिजेक्शन होना ही होना है। अगर आप उनके रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका वीजा का रिजेक्शन जो है तय है। आपको आपके पैसे से पोलैंड की गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आपको उनके रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, जो कि वो लोग चेकलिस्ट में उन लोगों ने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। सिर्फ आपको उनको फॉलो करना है। अगर आप बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करके चलेंगे तो आपको वीजा जो है 100% मिलेगा। आप खुद से ये सोच सकते हैं कि आपकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। वहाँ की गवर्नमेंट ना तो आपको जानती है ना आप उनको जानते हैं। आप एक एम्प्लॉय की तरह वहाँ काम करने जाएंगे और वो लोग आपको एक एम्प्लॉय की तरह अपने देश में लेकर के आएंगे। तो अगर आपको पोलैंड जाना है, पोलैंड जाने की तैयारी करनी है, तो जब भी आपके दिमाग में ये आता है कि मुझे पोलैंड जाना है, तो आप जब एप्लीकेशन करते हैं उसी टाइम से आप अपने बैंक स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। 100% आपका रिफ्यूजल नहीं आएगा और रिफ्यूजल का 100% रीजन यही है आपका बैंक स्टेटमेंट। इसी वजह से आपका जो है 10 नंबर रिफ्यूजल आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अगर एप्लीकेशन करते हैं पोलैंड के लिए तो आप उसी दिन से आप अपना बैंक स्टेटमेंट जो है मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। तो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी आपको डाउट है, आप इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर आ जाएगा। और बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आपको मतलब कि मिसगाइड कर रहे हैं कि पोलैंड नहीं जाना चाहिए, या बहुत से लोगों के दिमाग में है कि पोलैंड नहीं जाना चाहिए। तो ये आपका लुकआउट है, ये आपकी सोच है। ये अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट है कि आपको पोलैंड जाना है या यूरोप की किसी भी कंट्री में जाना है, तो बस उस कंट्री के रूल्स को आपको फॉलो करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। वहाँ की गवर्नमेंट जो है स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करती है और बस उसी को आपको फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। आई होप आज के इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है, बैंक स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है, ताकि आपका जो 10 नंबर रिफ्यूजल है वो आने का रीजन ना बन जाए। तो आज की जो इन्फॉर्मेशन है आई होप मुझे आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके कमेंट्स कीजिएगा, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूबर।
तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नए वीडियो में। और आपको और भी किसी टॉपिक पर मुझसे जानना है तो आप मेंशन कर दीजिए कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, वो वीडियो मैं अपडेट कर दूंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।